नमस्कार, मैं तुलिका। कहानियों के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मालती जोशी जी की कहानी कैलकुलेशन सुनाने जा रही हूँ। 8:30 बजने को थे और पिंकी का अब तक पता नहीं था। मेरी चिंताओं का ग्राफ बढ़ने लगा था। सर्दियों में अंधेरा वैसे ही जल्दी घिर जाता है और शहर में रोज़ होने वाली घटनाएं मन को डरा देती हैं। बच्चों को हमारी परेशानियों का कोई एहसास तो नहीं होता, बल्कि मैं फ़ोन भी करती हूँ तो वह नाराज़ हो जाती है। कहती है और किसी के घर से फ़ोन नहीं आता, बस मेरा ही फ़ोन घनघनाता रहता है। इतना एम्बैरेसिंग लगता है। अब भला इसमें एम्बैरेसिंग होने जैसा क्या है? तुम्हारे दोस्तों के घर वाले अगर लापरवाह हैं तो मैं क्या करूँ? मैं तो उतनी बेफिक्र नहीं हो सकती ना। ये घर में होते हैं तो हर 5 मिनट पर मुझे कूल डाउन की सलाह देते हैं, पर आज ये भी टूर पर हैं और सारा टेंशन मुझे अकेले ही झेलना है। जब घर में बैठना असंभव हो गया तो मैं शॉल ओढ़कर गेट पर आ खड़ी हो गई। बिटिया की राह देखी जा रही है? अंधेरे में एक प्रश्न उछला। मैं बुरी तरह चौंक गई। देखा, बगल वाली अम्मा जी शॉल लपेटे कुर्सी पर विराजमान है। मैं मुड़कर उनसे मुखातिब हो गई। कंपाउंड वॉल पर टिकते हुए कहा, अरे देखिए ना, अंधेरा कैसा हो रहा है। इतनी रात अकेले आती है तो चिंता होने लगती है। वह अकेले नहीं आती, एक लड़का घर पर छोड़ने आता है। मैं चकित होकर उन्हें देखती रह गई। पिंकी ने उनका नाम चुंगी ना कर रख छोड़ा, यह गलत नहीं है। अपने बरामदे में बैठकर पूरे मोहल्ले की खोज खबर रखती हैं। थोड़ा बुरा भी लगा। जरा सा तुलसी के साथ पूछा, आप अब तक यहाँ ठंड में क्यों बैठी हुई हैं? अरे बेटा, अभी दफ्तर से लौटा है ना, उसका चाय नाश्ता हो जाने दो, फिर भीतर जाऊंगी। मतलब? अरे मुझसे दे देखेगा तो पास बिठा लेगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, दफ्तर की बातें बताएगा। बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता है। कहती है शादी क्यों की, ज़िंदगी भर अम्मा के पल्लू से बंधे रहते। कहते उन्हें शॉल और कसकर लपेट ली। मैं चुप हो गई। हर घर की अपनी समस्या होती है, उससे खुद ही निपटना पड़ता है। बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। इस समय तो मैं अपनी ही चिंता से ग्रस्त थी, दूसरों की मदद क्या करती। मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मेरी समस्या यानी कि पिंकी रानी पधार गई। साथ में वो लड़का भी था। पिंकी बाहर से चिल्लाई, मम्मा वहाँ ठंड में क्या कर रही हो? अब उस लड़के ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ भीतर आओ, गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाती हूँ। उस स्कूटर बाहर खड़ा करके मैंने संकोच भीतर चला आया। रोज़ तो बाहर से ही चले जाते हो, आज पकड़ाई में आए हो। प्रियंका ने कभी बुलाया ही नहीं, मैं तो रोज़ आ जाऊँगा। मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाई, सूखे नाश्ते के साथ सर्व की और कॉफ़ी पीते हुए उससे ढेर सारी बातें पूछ डाली। जब वह चला गया तो मैंने जैसे अपने आप से कहा, लड़का अच्छा है ना? कहीं तुम इसके साथ मेरा गठजोड़ा करने की तो नहीं सोच रही हो? एक ही बैठक में उसके ख़ानदान की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर ली, इसीलिए पूछ रही हूँ। हर्ज क्या है? नो मम्मी, ही इज़ जस्ट ए फ्रेंड। कोचिंग तक लाने ले जाने के लिए ठीक है, पर शादी के लिए कतई लायक नहीं है। इतने मीडियोकर पर्सन से शादी के बाद तो मैं सोच भी नहीं सकती। कैट की तैयारी कर रहा है, सो क्या ऐसे ही? पता है मम्मी, यह उसका तीसरा अटेम्प्ट में है, तो तुम कौन सा पहली बार में निकल जाओगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, उसने तुनक कर कहा और कपड़े बदलने चली गई। इन लड़कियों को समझना सचमुच बहुत मुश्किल है। पिछले साल तक सुनील नाम के एक लड़के से अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों ने टेबल टेनिस में कॉलेज को कई बार रिप्रेजेंट भी किया था। फिर एकाएक उसका आना बंद हो गया। मैंने पिंकी से पूछा तो बोली, जनाब खेल खेल में लाइफ पार्टनर बनाने के सपने देखने लगे थे। हाउ रबिश। एक लड़का था रजत, 2-3 नाटकों में दोनों ने साथ काम किया था। लड़का सुंदर था, संपन्न भी। मुझे तो सुशील भी लगता था, पर पिंकी बोली, मम्मी आप उसे ऑफ स्टेज देखोगी ना तो तुम्हें मतली आ जाएगी। फिर उसके साथ काम क्यों करती हो? बिकॉज ही इज़ ए फाइन एक्टर। कल को बॉलीवुड में जाकर बड़ा स्टार बन गया तो? नो चांस मम्मा, वह तो बस लोकल हीरो है। वहाँ तो ऐसे सैकड़ों मारे मारे फिरते हैं, कोई घास भी नहीं डालता। मैंने सुना है लड़कियाँ उन पर जान छिड़कती हैं। लड़कियां परले दर्जे की बेवकूफ़ होती हैं, तभी तो ऐसे लोगों की बन आती है। कई बार मेरे पूछने का मन होता है कि लाडो, तेरी नज़र में कोई मिस्टर परफेक्ट है क्या? उस दिन कॉफ़ी से लौटती ही बोली, मम्मी ज़रा थोड़ा विटामिन ए
स्पेयर करो, पार्लर जाना है। क्यों? कॉलेज में फंक्शन है? कोई फंक्शन तो है पर कॉलेज में नहीं है। बर्थडे पार्टी में जाना है। कार्तिक की थ्रोइंग ए पार्टी। कार्तिक इतने दिनों कहाँ था? यही था, पढ़ाई में बिजी था, पीजी कर रहा था ना। एकाएक तुम्हें कैसे याद कर लिया? याद क्यों नहीं करेगा, मैंने उसे भूलने ही कब दिया है। हर साल बर्थडे पर विश करती हूँ, न्यू ईयर पर कार्ड भेजती हूँ। हाँ, पार्टी आज पहली बार दे रहा है ना। कार्तिक की पार्टी में खूब बन संवर कर गई थी। बार बार पूछ रही थी, मम्मी मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेकअप बहुत गाढ़ी तो नहीं है? साड़ी बहुत जाजी तो नहीं है? वह सचमुच ही बहुत प्यारी लग रही थी। बाल भी ढंग से संवरे थे, कपड़े भी ढंग से पहने थे। ऐसा नहीं कि हमेशा की तरह कुछ भी उटपटांग पहन लिया और चल दिए। उसकी सज्जा से ही पता लग रहा था कि वह किसी को इम्प्रेस करने के लिए बेताब है। यह जानकर अच्छा भी लग रहा था। कार्तिक सचमुच अच्छा लड़का था। बहुत अरसे पहले वे हम लोग के पड़ोसी थे। उसकी बहन कीर्ति पिंकी की क्लास में ही थी। माता पिता दोनों डॉक्टर थे, अक्सर बिजी रहते थे। कीर्ति का अधिकांश समय हमारे ही यहाँ ही गुजरता था। फिर मोहल्ले बदल गए, पर एक ही क्लास में होने के कारण कीर्ति और पिंकी की दोस्ती बनी रही। हायर सेकेंडरी के बाद वह भी भाई की तरह मेडिकल में चली गई। आना जाना कम क्या, एक तरह से लगभग बंद ही हो गया। यह तो आज पता चला कि पिंकी इन लोगों के, खासकर कार्तिक के बराबर संपर्क में है। अच्छा लगा। जाते समय उसे ढेर सारी हिदायतें दे दी। जल्दी लौटना, ऑटो में अकेले मत आना, किसी भरोसेमंद आदमी की कार में ही बैठना। उससे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर चुपचाप रही। आखिर उसके पास पापा को दया आ ही गई। झल्ला कर बोले, बस भी करो अब, लड़की अब बच्ची नहीं रही, खासी बड़ी हो गई। इस बात को तुम कब समझोगी? बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई, इसीलिए तो इतनी फिक्र हो रही है। पर ये बातें पुरुषों के दिमाग में कभी नहीं आती। फिक्र करने का जिम्मा जैसे माँ ने ही ले उठाया हुआ है। रात को वो लौटी तो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जानती हूँ आजकल की पार्टियों में सिर्फ खाना पीना थोड़ी होता है। डांस के नाम पर अच्छी खासी हुड़दंग लीला होती है। शोर इतना कि कानों के पर्दे फट जाएं। कैसी रही पार्टी? मैंने पूछा। ठीक ही थी, उसने बेरुखी से कहा और सोने चली गई। अब मुझे ताज्जुब हुआ। और कोई दिन होता तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह आते ही शुरू हो जाती। यह भी भूल जाती कि आधी रात हो रही है और मम्मी जो उसके लिए अब तक जाग रही थी सोना चाहेगी। पर आज तो उससे बात करना भी मुहाल लग रहा था। जाते समय तो उत्साह फूटा पड़ रहा था। उसका लेश मात्र भी अब बाकी नहीं था। सुबह चाय के समय उसके पापा ने पार्टी के बारे में पूछा तो वो बोली, पापा पार्टी तो शानदार होनी ही थी ना। उसने अपनी एंगेजमेंट जो अनाउंस करनी थी। अरे वाह, किससे शादी कर रहा है? अपनी बैचमेट से। दोनों ने साथ पीजी किया है। इसका मतलब है घर में डॉक्टर की एक पूरी फौज तैनात है। तब तो उसके नर्सिंग होम का भी एक्सटेंशन होगा। बिल्कुल होगा। अब वह केवल मैटरनिटी होम नहीं होगा, वहाँ बड़ी से बड़ी सर्जरी होगी। इसलिए तो उस बॉडम से शादी कर रहा है। अगर उसे पीजी में एडमिशन नहीं मिलता तो उसे लिफ्ट थोड़ी देता, किसी और को पटा लेता। उसका सर अत्यंत कसैला हो गया था। अंकल आंटी भी तो उसकी डिग्री पर ही रीझे हैं, नहीं तो कार्तिक के सामने वह कुछ भी नहीं है। और फिर उनका स्वर एकदम तरल हो गया। पापा आजकल लोग नाप तोल कर ही प्यार करने लगे हैं ना। उसके स्वर का गीलापन मुझे भीतर तक भिगो गया। मन हुआ उसे गले से लगाकर संतावना दूँ, कहूँ लाडो इसमें कार्तिक का क्या दोष है? अपना नफा नुकसान तो देखना इस ज़माने का चलन है। तुम भी तो इसी इल्ज़ाम से बरी नहीं हो ना। वैसे भी टूट कर प्रेम करने वाली पीढ़ी अब रही कहाँ। वे लोग तो कब के इंतहास बन गए। इस भौतिकवादी युग में प्यार भी हिसाब किताब से नाप तोल कर किया जाता है। भावुकता और संवेदनशीलता जैसी चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं। क्या युवक क्या युवतियाँ कोई भी इस इल्ज़ाम से बरी नहीं है। जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया है, टूट कर प्रेम करने वाले लोग अब कहाँ रहे। वो पीढ़ी तो अब कब से इतिहास बन गई है।